हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल अरविंद। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये है संपूर्ण लेथ मशीन का वीडियो, यानी लेथ मशीन का समग्र अध्ययन, जिसके द्वारा हम आज लेथ मशीन को जानने की कोशिश करेंगे। यह लेथ मशीन का बृहद वीडियो है या मास्टर वीडियो भी बोल सकते हैं। इस मास्टर वीडियो को देखने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपके परीक्षाओं में इस मास्टर वीडियो के द्वारा 90.99% क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चन का आप ठीक ठीक आंसर दे पाएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से कम समय में इतनी गुणवत्ता युक्त जानकारी मिल रही है, इससे आप बहुत खुश होंगे। तो इस मास्टर वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस मास्टर वीडियो में हम लेथ मशीन के विभिन्न भागों को, उनके ऑपरेशनों को जानेंगे। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। बस मेरी आवाज़ को अपनी कानों तक जाने दें, जिससे आपको एक बृहद स्तर का ज्ञान मिलेगा। आज आप लेथ मशीन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इस मास्टर वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि लेथ मशीन ज़्यादा कठिन नहीं था। तो आपके सामने एक अप्रतिबिंब रचना दिख रही होगी। यह एक लेथ मशीन है। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लेथ मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लेथ मशीन का क्या कार्य करता है लेथ मशीन, या आपसे पेपर में पूछ सकता है लेथ मशीन का सिद्धांत बताइए। तो आइए जानते हैं लेथ मशीन का सिद्धांत। इसमें आप बोल सकते हैं कि लेथ मशीन का जो वर्क पीस होता है सिलेंड्रिकल होता है और गोलाकार होता है या बेलनाकार होता है। और लेथ मशीन में जो वर्क होल्डिंग डिवाइस होती है, जिसमें जॉब को पकड़ा जाता है, वह रोटेटरी मोशन करता है, जिसके साथ साथ हमारा वर्क पीस में घूमता है। वर्क होल्डिंग डिवाइस में जाब को पकड़कर रोटेटरी मोशन करता है, तथा जो टूल होता है वह स्थिर रहता है, या उसको हम टूल पोस्ट में बांध कर रखते हैं, तथा टूल पोस्ट की सहायता से टूल पोस्ट जिस पर लगा होता है वह कैरेज होता है। उसी के ऊपर क्रॉस स्लाइड कंपाउंड रेस्ट अरेंजमेंट की सहायता से उसे वर्क पीस पर फीड देते हैं या कट लगाते हैं, जिसके द्वारा हम टर्निंग, फेसिंग, लर्निंग, ड्रिलिंग, फॉर्मिंग क्रियाओं को करते हैं। इसमें जो हमारा जो जॉब तैयार होता है वह सिमेट्रिकल होता है, यानी सभी तरह से वह समान दिखता है। जो लेथ मशीन पर कार्य करता है उसे टर्नर कहा जाता है। अब आते हैं लेथ मशीन के भाग पर। लेथ मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, यह कार्य क्या करता है। आपके सामने एक लेथ मशीन है, इसका यह 3D डायग्राम है। हम इसकी सहायता से इसकी सभी भागों को समझेंगे। ये जो है आपका बेड है, जो सिल्ली या पट्टी बोल सकते हैं, चौकी भी बोल सकते हैं। तो आपके घरों में जो बेड होता है उसके पैर लगे होते हैं, जिसके माध्यम से वह उन पैरों पर खड़ा होता है। उसी प्रकार इस लेथ मशीन के बेड में दो पैर लगा होता है, जिस पर हमारा बेड टिका होता है। एक पैर बाईं तरफ होता है जो कि खोखला होता है, दूसरा दाईं तरफ होता है। इसी प्रकार बेड इन दोनों के ऊपर रखा जाता है। आगे बात करते हैं तो इस बेड पर एक बाईं तरफ बॉक्स बना होता है, जिसका नाम है हेड स्टॉक। इस हेड स्टॉक में सभी ड्राइविंग कराने की मशीनिंग पुर्जे लगे होते हैं। इसी हेड स्टॉक में एक स्पिंडल लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं मेन स्पिंडल। हेड स्टॉक इसी को घुमाता है। इसी स्पिंडल से जुड़ा हमारा ये वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है। वर्क होल्डिंग डिवाइस में हमारा 3 जा या 4 जा या मैंड्रिल फेस प्लेट आदि होल्डिंग डिवाइसेज लगी होती हैं। आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं कैरेज पर। कैरेज जो है यह हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में होता है। कैरेज जो है वह एक प्रकार का वाहन का कार्य करता है, जो कि बेड के आगे पीछे टूल को लेकर जाने का कार्य करता है। कैरेज में आपका सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट लगा होता है, जिसके द्वारा हम आवश्यकता पड़ने पर टूल को अपने आवश्यकता अनुसार उसको मूव करा कर ऑपरेशन करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। यह है आपका कंपाउंड रेस्ट और यह आपका मूव कर रहा है। यह आपका टूल पोस्ट दिखाया गया है, इसमें हम टूल को बांध देते हैं। ये आपका कैरेज है।
तथा इसके ऊपर एक एप्रन लगा हुआ है कवर के रूप में। अभी हम सभी पार्टों को विस्तार से जानेंगे, आप चिंता ना करें, बस ये थोड़ा सा उसका लेथ मशीन का परिचय है। अब आते हैं टेल स्टॉक पर, जो कि बेड के दाईं तरफ स्थिर होता है। वैसे तो इसके बिना भी कार लेथ मशीन पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष कार्यों के लिए टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। यदि जब जॉब लंबा व लचीला हो जाए तो इसके द्वारा वर्कपीस को सपोर्ट देने का कार्य करते हैं, जिस जॉब में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। और टेल स्टॉक में कभी कभी ड्रिल बीट या ड्रिल टूल या बोरिंग या मिलिंग टूल का प्रयोग करके वर्कपीस में होल करते हैं। आपके सामने विभिन्न पार्टों को थोड़ा सा दिखाया गया है। अब तो आप इसको जान गए होंगे कि ये हेड स्टॉक जो कि पूरा का पूरा ड्राइंग मैकेनिज्म रखता है, ये कैरेज जो कि टूल को लेकर फीड देने का कार्य करता है, और ये जो टेल स्टॉक है जो आपको वर्कपीस पर सपोर्ट देने का कार्य करता है। पहले हम बेड को जानेंगे। बेड आसान भाषा में समझे तो चौकी होता है, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। इसको हम चिल्ड कर देते हैं, जिससे हम इसको बाद में चिल्ड कास्ट आयरन का बोलते हैं कि चिल्ड कास्ट आयरन का यह बना हुआ है। बेड से आपके पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, तो इसी बेड पर भी शेप बना होता है और फ्लैट शेप या फ्लैट वे बना होता है, जिस पर हमारा पूरा का पूरा लेथ मशीनरी लगी होती है। तो जो बेड होता है उसके विभिन्न प्रकार को बांटा गया है बेड को, उसको हम जानेंगे। बेड वे निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट बेड वे, भी बेड वे, कॉम्बिनेशन बेड वे, गैप बेड वे, रैक बेड वे। बात करते हैं फ्लैट बेड वे, तो यह कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें जो ऊपर का आपका वे होता है वो फ्लैट होता है। यह भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं भी बेड वे का, तो इसमें ऊपर की तरफ एक भी उल्टा भी बना होता है। नीचे से आप देखें तो यह आपका उल्टा भी बना हुआ है, इसको हम भी बेड वे बोलते हैं, जिसपे हमारा कैरेज टेल स्टॉक आसानी से मूव करता है। और इसी में बात करें कॉम्बिनेशन बेड वे, इसमें क्या होता है भी बेड वे और फ्लैट बेड वे का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपके सामने दिखाया गया है। और इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे, ये आपका गैप बेड वे दिखाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें बेड में जो है थोड़ा सा गैप बना हुआ है, वो थोड़ा सा गैप बना दिया गया जिससे आपका वर्क पीस बड़ा हो तो उसमें आसानी से रोटेट कर सके। लास्ट आपका रैक बेड वे है, इसमें जो होता है आपका भी वे फ्लैट वे उसकी जगह आपका बना होता है रैक, जिसमें आपका वही ऊपर कैरेज व टेल स्टॉक मूव करते हैं। जो बेड होता है उसके और कुछ भागों को, उसके कुछ मुख्य बातों को और जान लेते हैं। जो बेड होता है उसके ऊपर भाग की परत को हार्ड किया जाता है। जो वह प्रोसेस होती है उसे हम फ्लेम हार्डनिंग बोलते हैं। हम बेड को फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हार्ड करते हैं, जिससे उसकी ऊपरी सतह कठोर हो जाती है, जिससे उस पर टूल चिप या आदि गिरने से उसमें खरोंच नहीं आती। उसके बीच वाले पार्ट को वैसे छोड़ दिया जाता है जिससे वह भारी झटकों को सहन करने की उसमें गुणवत्ता रहे। अब हम आते हैं अपने हेड स्टॉक पर। हेड स्टॉक का मतलब है यह लेथ मशीन का सबसे मुख्य भाग है। लेथ मशीन को चलाने के लिए हेड स्टॉक की आवश्यकता पड़ती है। तो हेड स्टॉक चलता कैसे है इसको हम जान लेते हैं। हेड स्टॉक को हम दो प्रकार का बांट देते हैं, जिसमें आपका होता है ऑल गियर हेड स्टॉक और दूसरा होता है स्टेप पुली और बैक गियर हेड स्टॉक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑल गियर हेड स्टॉक होता क्या है। ऑल गियर हेड स्टॉक को चलाने के लिए लेथ मशीन का जो पैर होता है वह दाईं तरफ, उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, जिसके द्वारा इसमें आप देख रहे हैं कि 3 शाफ्ट लगी होती हैं। पहले शाफ्ट 2 पुल्ली लगी होती हैं। इस दोनों पुल्ली में एक लूज पुल्ली होता है तथा एक फास्ट पुल्ली होता है। आवश्यकता पड़ने पर फास्ट पुल्ली का प्रयोग करते हैं, अन्यथा लूज पुल्ली पर कर देते हैं। जिससे हमारा शाफ्ट है, पहला शाफ्ट है उस पर 3 गियर लगे हुए हैं तथा दूसरे शाफ्ट पर 3 गियर तथा तीसरे शाफ्ट पर भी 3 गियर लगे होते हैं। जो शाफ्ट वही हमारा मेन स्पिंडल है, जो तीसरा शाफ्ट है वही हमारा मेन स्पिंडल है। यह कार्य कैसे करता है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारा मेन स्पिंडल है उसे हमारे पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। जो हमारा शाफ्ट होता है उसमें अंदर की ओर मोस्ट टेपर कटा होता है तथा बाहर की ओर चूड़ी कटी होती है।
बाहर की तरफ कटी चूड़ी में ड्राइविंग प्लेट, चक आदि 3 जा या 4 जा चक को बांधा जाता है तथा इसमें फेस प्लेट को भी कसा जाता है बाहरी चूड़ी में। तथा जो अंदर की तरफ मोस्ट टेपर होता है उसमें सेंटर, जिसे हम लाइफ सेंटर भी बोलते हैं, और उसमें वर्क और अन्य वर्क होल्डिंग डिवाइस को फिट किया जाता है। जो हमारा मेन स्पिंडल होता है वह अंदर की ओर खोखला होता है। अब आते हैं अपने आल गियर हेड स्टॉक पर, यह कैसे कार्य करता है। तो जो इसमें गियर लगे होते हैं उसका एक लीवर होता है जिसकी सहायता से हम उसको उसकी स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। उन शाफ्ट की सहायता से हम अलग अलग प्रकार की गतियों को मेन स्पिंडल को देते हैं जिससे हमारा वर्क पीस चक के माध्यम से घूमता है। तो आपको हेड स्टॉक आल गियर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम स्टेप पुल्ली और बैक गियर हेड स्टॉक को भी जान लेते हैं। यह पुराने समय के लेथ मशीन में प्रयोग किया जाता है। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें आपको एक बेल्ट की सहायता से मेन स्पिंडल पे पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है। इसमें जो मेन स्पिंडल है उसमें 4 पुल्ली लगी होती हैं, कोन पुल्ली, और नीचे आपका दिखाया गया है। इसकी सहायता से हम अलग अलग 4 प्रकार के गतियों को प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो बैक गियर अरेंजमेंट होता है इसमें आपको साफ साफ दिखाया गया है कि जो मेन शाफ्ट होता है और उसके बगल में एक और शाफ्ट अलग लगा होता है। इसमें आपका जो अलग शाफ्ट होता है इसमें बैक गियर लगे होते हैं जिसको हम B1 B2 और P1 G1 ये सब मान लेते हैं। इसमें आपको अलग अलग पार्टों को दिखाया गया है। इसमें एक लीवर लगा होता है जिसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने से हमारा गति का बदलाव हो जाता है। वह लेथ मशीन जो है इसका स्पीड जो होता है यह 1200 से 3600 चक्कर प्रति मिनट होता है। अब आते हैं लेथ मशीन के वर्क होल्डिंग डिवाइस पर। तो ये जाब को मजबूती से पकड़ने का कार्य करता है तथा उसको अपनी अक्ष पर घुमाता है वर्कपीस को। ये निम्न प्रकार के होते हैं: 3 जा चक, 4 जा चक, मैग्नेटिक चक, मैंड्रिल, फेस प्लेट तथा कॉलेट। इनके द्वारा हम वर्कपीस को लेथ मशीन के हेड स्टॉक में पकड़ते हैं। वर्कपीस को थोड़ा थोड़ा करके हम सभी वर्क होल्डिंग डिवाइस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 3 जा चक्र को जानेंगे। इसमें इसका एक और नाम होता है सेल्फ सेंटरिंग चक्र। इसमें जो जा होते हैं वो 3 होते हैं। इसमें यह एक जा को किसी की द्वारा घुमाने पर तीनों जबड़ा एक साथ घूमते हैं, इसीलिए इसे सेल्फ सेंटरिंग चक्र कहते हैं। इसमें एक स्क्रॉल प्लेट होती है। इसी स्क्रॉल प्लेट के सहायता से तीनों जबड़ों को एक साथ अंदर या बाहर कर सकते हैं। स्क्रॉल प्लेट में स्क्रॉल चूड़ी कटी होती है। 3 जा चक्र कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें स्क्रॉल प्लेट, बेवल पिनियन तथा जो जबड़े होते हैं वह ला स्टील के बने होते हैं। इसे नियंत्रित जाब को पकड़ा जा सकता है, यानी समान बेलनाकार जाब हो उसको पकड़ते हैं हम इसके द्वारा, 3 जा चक के द्वारा, जो कि आपके सामने दिखाया गया है। 4 जा चक्र को भी जान लेते हैं। यह अनियमित जाब को पकड़ने में समर्थ होता है। इस अनियमित आकार के जाब को पकड़ सकता है। इसमें 4 जबड़े होते हैं। इन जबड़ों पर स्क्वायर थ्रेड होता है। इसके सहायता से इन जबड़ों में अंदर बाहर कर सकते हैं जिससे वर्कपीस को अपने जबड़े में मजबूती से पकड़ सकता है। इस जबड़े को हम अलग अलग करके खोलते हैं व कसते हैं, इसीलिए इसमें अनियमित प्रकार के जॉब को, मतलब थोड़ा अनरेगुलर शेप का आकार का जॉब हो उसको हम पकड़ सकते हैं। इसको हम डॉग चक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे वर्क करता है। इसमें आपका देख रहे हैं वर्क पीस है और एक की सहायता से इसके जॉब को खोल कर कस कर फिट किया गया है। इसमें आपका जॉब को एकदम टाइट करना है। अगर ढीला रहे तो आपका टूल जो है, जो वर्क पीस है वह टूल उसमें त्रुटि आ जाएगी। आपका टूल भी टूट सकता है या जॉब पूरा खराब हो सकता है। थोड़ा सा हम मैग्नेटिक चक्र को भी जान लेते हैं। इसमें हाई लेवल का मैग्नेटिक प्रयोग करके वर्क पीस को अपनी तरफ चकनाकर कार्य करता है। इसमें नॉन मैग्नेटिक जॉब को नहीं पकड़ सकते हैं। इसमें वर्क पीस जो मैग्नेट, उसमें जो चुंबकीय गुण हो उसी को हम पकड़ सकते हैं। मैंड्रिल को थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके द्वारा हम खोखले बेलनाकार वर्क पीस को पकड़ते हैं, जैसे गियर, पाइप आदि को
पकड़ते हैं। इसमें क्या होता है, यह ऐसा अरेंजमेंट होता है इसमें कि यह उसके अंदरूनी भाग पर जाकर मजबूती से पकड़ बना लेता है, और जिससे वर्क पीस आपका मैंड्रिल में फिट हो जाता है, और मेन स्पिंडल की सहायता से उसमें रोटेटरी मोशन आ जाता है, जिस पे हम वर्क पीस पर अपना लेथ कार्य करते हैं। यह एक प्रकार का सॉकेट होता है, सॉकेट की तरह दिखता भी है। इसको हम मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे किसी एक साइज का जॉब बनाना हो तो वह 3 जा या 4 जा चक पर उसको बांधने में अधिक टाइम लगता है। तो इसीलिए एक कॉलेट का निर्माण किया गया, जिसमें उसी शेप के जॉब को आसानी से उसमें मजबूती से दबाव देकर लगा दें तो वह उसी पर फिक्स हो जाता है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारा जल्दी से मास प्रोडक्शन भी अधिक होता है। ये आपका फेस प्लेट दिखाया गया है। इसमें यह डिस्क नुमा आकृति का होता है। इसमें छोटे छोटे होल्स या खांचा बने होते हैं, जिसमें बोल्ट की सहायता से वर्क पीस को अनरेगुलर पीस मतलब आकार की मतलब उसकी आकृति समान न हो उसको हम इस पर फिट करके कार्य कर सकते हैं लेथ मशीन पर। अब आते हैं हम अपने टेल स्टॉक पे। यह जॉब को सहारा देने का कार्य करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर ड्रिलिंग भी की जाती है इसकी सहायता से। इसकी पूरी बॉडी कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसमें भी एक स्पिंडल लगा होता है। इस स्पिंडल में आगे की तरफ मोस्ट टेपर बना होता है। इस टेल स्टॉक में ऊपर की तरफ एक लॉक लगा होता है। इस लॉक की सहायता से हम स्पिंडल को लॉक कर देते हैं, जिससे स्पिंडल आपका उसी जगह स्थिर रहता है। इसमें एक व्हील लगा होता है जिसमें हैंडल लगा रहता है। इसकी सहायता से हम इसको घुमाने पर हमारा स्पिंडल आगे पीछे मूव करता है। इस टेल स्टॉक को हम क्लैंपिंग बोल्ट की सहायता से कहीं भी आगे पीछे खिसका सकते हैं। टेल स्टॉक को हम जो इसमें आपका बेडवे भी बेड होता है या फ्लैट वे, इस पर हम टेल स्टॉक को अपने आवश्यकता अनुसार जितना उसका मतलब मांग हो उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, और क्लैंप बोल्ट की सहायता से उसको टाइट किया जाता है। इसमें एक ऑफसेट स्क्रू भी लगा रहता है, जिसके द्वारा हम टेल स्टॉक को टेपर करके उसको ऑफसेट कर सकते हैं, जिससे हम वर्कपीस को टर्निंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा हम लेथ मशीन के लंबाई को लेते हैं कि लंबाई इसका कैसे पता चलता है कि यह कितना लंबा होता है। तो बात करते हैं, इसको हम बेड की लंबाई से मापते हैं। जो बेड की लंबाई होती है लेथ मशीन से 2.5 मीटर से 3 मीटर तक लंबाई में उपलब्ध होती है। इसको और अन्य प्रकार से लंबाई को मापते हैं। इसमें आपका हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में जो सेंटर होता है, दोनों केंद्र होते हैं, उसकी लंबाई को भी हम लेथ मशीन की लंबाई मान सकते हैं। तीसरा, जैसे सेंटर तथा बेड की जो अधिकतम लंबाई होती है और उसकी जो ऊंचाई होती है, उसको भी हम लेथ मशीन का साइज मान सकते हैं। इसी प्रकार हम इसके और अन्य भागों को लेकर इसकी लंबाई को मान लेते हैं। यह मार्केट में उपलब्ध होता है। अब बात कर लेते हैं कैरेज की। कैरेज क्या होता है? यह कैरेज जो होता है वाहन के रूप में कार्य करता है। यह लेथ बेड पर हेड स्टॉक व टेल स्टॉक के बीच में होता है। यह चलता कैसे है? तो यह बेड पर बने भी बेड वे व फ्लैट वे पर आसानी से चलता है। इस कैरेज को हम इसे हैंड व्हील की सहायता से चला सकते हैं तथा इसको फीड रॉड तथा लीड स्क्रू की सहायता से ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। इसके मुख्य भाग होते हैं सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट होते हैं। एप्रन भी होता है इसमें, इसके ऊपर लगा होता है। कैरेज जो होता है टूल को सही अवस्था में बनाए रखना तथा टूल को फीड देकर कार्य करता है, देने का कार्य करता है फीड को। अब बात करते हैं कैरेज पर जो आपका ये पार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले लगा होता है आपका सैडल। सबसे पहले लगा होता है आपका सैडल, जो कि कैरेज के ठीक ऊपर लगा होता है। इसको लॉन्गिट्यूडनल फीड दे सकते हैं इसके द्वारा, यानी सैडल को लेथ मशीन के अक्ष के समांतर फीड दिया जाता है। यह लेथ बेड के समानांतर आगे पीछे कराया जाता है। सैडल को हैंड व्हील की सहायता से फीड दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि फिगर में आपका सैडल जो है वह हैंड व्हील की सहायता से सैडल आगे पीछे मूव कर रहा है।
अब बात करते हैं क्रॉस स्लाइड की, जो ठीक उसी के ऊपर लगा होता है। यह आपका लेथ मशीन के क्रॉस में कार्य करता है, आपका उसके लंबवत कार्य करता है, जिसको ही आप एक हैंड व्हील की सहायता से हैंडल से मूव कराते हैं। इसके ऊपर है आपका कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट आपका दो भागों में बांटा गया है। आपका कंपाउंड रेस्ट दो भागों में बांटा गया है। इसमें आपका होता है एक स्विवल बेस तथा एक दूसरा होता है टफ स्लाइड। इसकी सहायता से हम टूल को टेपर तथा किसी कोण पर घुमाने के लिए करते हैं। इसके द्वारा हम टेपर टर्निंग भी करते हैं। इसी के ठीक ऊपर आपका टूल पोस्ट लगा होता है, जो कि आपका कंपाउंड रेस्ट के साथ साथ मूव करता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब थोड़ा सा टूल पोस्ट को भी बता देते हैं। इसमें जो आपका टूल होता है वह विभिन्न प्रकार के बोल्ट के सहायता से लगा होता है। इसमें एक टूल हैंडल लगा होता है, जिसको हम खोलकर टूल को लगाकर फिर उसी के द्वारा हम टाइट कर देते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हम इसको भी बता देते हैं। यह आपका एप्रन होता है। एप्रन मतलब कवर होता है, जिससे आप कार कर रहे हैं तो आपका ढील ढाल कपड़ा है ढीला हुआ, तो वो आपका कैरेज में जाने से रोकता है, इसमें कोई कचरा ना जाए या आपका चिप्स जो निकलता है वो इसमें ना फंसे, इसलिए एप्रन का प्रयोग किया जाता है कवर के लिए। थोड़ा सा हम फीड रॉड व लीड स्क्रू को भी जान लेते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। तो आपको बता दें सबसे पहले कि कैरेज कैसे चलता है। तो फीड रॉड की सहायता से कैरेज को ऑटोमेटिक फीड देने का लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। फीड रॉड हेड स्टॉक से पावर लेकर कैरेज को देता है। इसे वर्म तथा वर्म व्हील मैकेनिज्म के द्वारा पावर का ट्रांसफ़र किया जाता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं लीड स्क्रू का। यह केवल थ्रेड कटिंग में प्रयोग किया जाता है। इस लीड स्क्रू में एक्मे थ्रेड कटा होता है। यह आपका पेपर में पूछता है किस प्रकार का लीड स्क्रू पर थ्रेड कटा होता है, तो वो एक्मे थ्रेड होता है। यह लीड स्क्रू हाफ नट मैकेनिज्म के द्वारा कैरेज को धीमी गति से फीड देने का कार्य करता है। हाफ नट की सहायता से हम लीड स्क्रू को इंगेज व डिसइंगेज करते हैं। थोड़ा सा हम सेंटर के बारे में जान लेते हैं। तो आपके सामने एक प्लेन सेंटर को दिखाया गया है, जो कि हेड स्टॉक में लगता है तो उसको हम लाइव सेंटर तथा वह टेल स्टॉक में लगता है तो उसको हम डेड सेंटर के नाम से बोलते हैं। इस सेंटर का प्रयोग हम जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं या सेंटर मिलाने के लिए करते हैं। इसमें आपका जो प्लेन सेंटर होता है उसका पॉइंट कोड होता है 60 डिग्री का होता है। ये आपके सामने हाफ सेंटर दिखाया गया है। इसका आधा भाग कटा होता है, जिससे आपका अगर आप फेसिंग कर रहे हो तो आपको इस सेंटर का प्रयोग करके फेसिंग कर सकते हैं, जिससे आपका सहारा भी मिलेगा। और ये आपका बॉल सेंटर है, इसको हम टेल स्टॉक में लगाते हैं तथा टूल जो ये है उसको हम वर्क पीस के बीच केंद्र में लगा देते हैं, जिससे हमारा वर्क पीस में किसी भी प्रकार का होल नहीं होता। ये आपका जो बॉल सेंटर होता है, इसमें का जो बॉल होता है वह मूव करता है। एक बार हम फिर से इनके सभी पार्टों को जान लेते हैं। आपके सामने 3D मॉडल में लेथ मशीन को दिखाया गया है। इसमें आपका हेड स्टॉक है, ये आपका चक है, स्पिंडल है, वर्क पीस है आपका, ये आपका फीड देने के लिए कंट्रोल है। आपका इधर टेल स्टॉक दिखाया गया है, ये आपका कैरेज असेंबली है आपका। इसी में कंपाउंड रेस्ट, एप्रॉन, क्रॉस स्लाइड, टॉप टूल पोस्ट, आपका नीचे ये लेथ बे तथा गाइड बे होता है। इसमें लेड स्क्रू और फीड रॉड भी लगा होता है। आप लेथ मशीन के सभी भागों को जान गए होंगे। आगे हम इसके विभिन्न ऑपरेशनों को जानेंगे। हम लेथ ऑपरेशन से पहले आपको ये बता दें कि ये जो लेथ मशीन है इसको हम सभी मशीनों का मदर बोलते हैं, यानी कि इस लेथ मशीन को सभी मशीनों का जननी बोलते हैं। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, लर्निंग, टर्निंग बहुत सी क्रियाएँ करते हैं, इसलिए इसको लेथ मशीन का मदर कहा जाता है। आगे हम लेथ ऑपरेशन को जान लेते हैं, जो कि आपके सामने दिखाया गया है फिगर में कि कैसे कौन कौन सी ऑपरेशन की जाती हैं, इसको हम जान लेते हैं। लेथ मशीन पे जो कार्य करते हैं जो वर्कर, उनको हम टर्नर कहते हैं। तो आज हम जानेंगे लेथ ऑपरेशन, जो आपके सामने विभिन्न प्रकार में दिखाया गया है। फेसिंग को जानेंगे, टर्निंग को। टर्निंग में 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग। इसके बाद जानेंगे हम ड्रिलिंग, फिर बोरिंग, फिर ग्रूविंग या नेकिंग किसे कैसे किया जाता है उसको जानेंगे, फिर लर्निंग को जानेंगे तथा लास्ट में आपका रीमिंग
हम इन सभी ऑपरेशनों को जानेंगे एक एक करके। जो हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम जैसे फेसिंग हुआ, टर्निंग हुआ, तो उसमें हम फीड को देते हैं, फीड देते हैं जिससे हमारा आपका वर्क पीस पे ऑपरेशन किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फीड क्या होता है, या आपका इसमें लॉन्गिट्यूडनल फीड क्या हुआ या परपेंडिकुलर फीड, इसको हम पहले जान लेते हैं, तभी हम जान पाएंगे कि लेथ मशीन पर ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो बात करते हैं हम फीड की। फीड किसे कहते हैं? तो हम जो टूल होता है आपका और जो वर्क पीस होता है, तो उसे जो हम डेथ ऑफ कट देते हैं, डेथ ऑफ कट एक बार में जितना देते हैं उसी को हम फीड कहते हैं। यानी एक बार में जितना हम कट दे रहे हैं उसके बाद हमारा जो वर्क पीस है वह एक राउंड में जितना चिप रिमूव करता है या वर्क पीस का जितना भाग आपका डायमीटर उसका कम करता है, उसी को हम फीड बोलते हैं। तो बात करते हैं हम आपका क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के द्वारा टूल को हम किस प्रकार से डेथ ऑफ कट कौन सा फीड दिया जाता है। तो क्रॉस स्लाइड जो है आपका, उसको हम हैंड व्हील के द्वारा उसको ऑपरेट करते हैं। यह जो है आपका वर्क पीस का जो अच्छा है उसके वह परपेंडिकुलर लंबवत कार्य करता है, उसके क्रॉस में, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं वर्क पीस है, उसमें आपका जो टूल है वो कैसे कार्य कर रहा है परपेंडिकुलर में। ये आपका वर्क पीस मूव कर रहा है, जो कि टूल को हम डेथ ऑफ कट देते हैं पर उस परपेंडिकुलर लंबवत उसके और आगे की तरफ। तो ये जो आपका फेसिंग क्रिया कर रहे हैं आगे, ये इसमें आपका फेसिंग क्रिया कर रहे हैं। तो ये जो हम कट दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसके लंबवत एक्सिस जो होता है उसके वर्क पीस के, उसके परपेंडिकुलर फीड देते हैं, इसको क्रॉस फीड बोला जाता है। अब आगे हम बात करते हैं सैडल। सैडल के द्वारा हम किस प्रकार की फीड देते हैं, तो उसको हम आगे देखते हैं फिगर में, फिगर के द्वारा इसको हम जानेंगे आगे। तो ये जो आपके सामने एक वर्क पीस दिखाया गया है, यह अपने अक्ष के समांतर जो फीड देता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीड। यह आपका सैडल के द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा हम वर्कपीस के व्यास को, उसके डाया को कम करते हैं। तो जो कि आपके फिगर में इसको दिखाया गया है, वर्कपीस आपका ये मूव करने लगा, इसको हम सैडल के द्वारा डेथ ऑफ कट देकर इसको उसके लॉन्गिट्यूडनल, उसके समांतर फीड देते हैं। तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल फीड। थोड़ा सा हम कंपाउंड रेस्ट के को भी जान लेते हैं, उसके द्वारा हम कैसा फीड देते हैं। तो इसमें हम टूल को टेपर किया जाता है, टेपर करके, जैसे हमें टेपर टर्निंग करनी हो तो कंपाउंड रेस्ट के द्वारा फीड देकर उसको टूल को टेपर करके टेपर टर्निंग किया जाता है, जो कि आपके सामने दिखाया गया है। तो आते हैं हम अपने ऑपरेशन पे, ऑपरेशन को जानेंगे एक एक करके। तो पहला, सबसे पहले हम जान लेते हैं फेसिंग। फेसिंग कैसे की जाती है, इसमें कौन सा फीड दिया जाता है। ये जो आपका सामने वर्क पीस दिखाया गया है, इसके जो फेस, जो इसका फेस है, इसको हम इसके भाग को, जो आपका पूरी लंबाई है जॉब की, उसके लंबाई में से कुछ भाग को रिमूव करते हैं या इसके सामने फेस को रिमूव करते हैं, तो इसको हम फेसिंग क्रिया बोलते हैं, फेसिंग ऑपरेशन, जो कि आपके सामने फिगर में दिखाया गया है। ये आपका टूल है, इसको हम डेथ ऑफ कर दे देते हैं। उसके बाद हम इसको आपका क्रॉस स्लाइड के द्वारा फीड देते हैं, क्रॉस स्लाइड के द्वारा फीड देते हैं, जिससे आपका वर्क पीस का जो लंबाई होता है उसमें कमी आ जाती है। इसको हम फेसिंग क्रिया बोलते हैं। तो आगे हम जानेंगे टर्निंग को। टर्निंग को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला साधारण टर्निंग, दूसरा आपका स्टेप टर्निंग, तीसरा टेपर टर्निंग। तो सबसे पहले हम साधारण टर्निंग को जानेंगे। इसमें आपके सामने एक वर्क पीस को दिखाया गया है, जो कि आपका ये आपका टूल दिखाया गया है। इसमें हम आपको जो फीड देते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हैं, समांतर, वो वर्क पीस के समांतर लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हैं, जो कि आपके सामने फिगर में दिखाया गया है। वर्क पीस मूव कर रहा है, तो ये देखिए आपको वर्क पीस को फीड दे रहे हैं। इससे क्या होता है, आपका वर्क पीस का जो डाया होता है, आपका जो उसका व्यास होता है, उसको रिमूव किया जाता है, उसको उसको पतला किया जाता है। तो ये आपके सामने कार्य कर रहा है। इसी को हम टर्निंग बोलते हैं। यह जाब के ऊपरी भाग को चिप्स के रूप में, छोटे छोटे चिप्स के रूप में रिमूव करता है। आगे हम बात कर लेते हैं स्टेप टर्निंग की। इसमें कुछ होता नहीं है, ये आपका साधारण टर्निंग की तरह होता है। इसमें जो होता है आपका जॉब वर्क पीस जो होता है उसको स्टेप बाय स्टेप टर्निंग किया जाता है। इसमें हम इसको भी हम आपका लॉन्गिट्यूडनल फीड ही देते हैं। इसमें बस थोड़ा सा ये अंतर होता है कि इसका जो वर्क पीस का व्यास होता है, स्टेप बाय स्टेप छोटा डायमीटर, उससे थोड़ा सा और छोटा डायमीटर, और उससे छोटा और छोटा डायमीटर, इस स्टेप बाय स्टेप में वर्क पीस में हम स्लॉट बना देते हैं, जिससे हम स्टेप टर्निंग बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं टेपर टर्निंग की, जो कि आपके सामने फिगर में दिखाया गया है। इसमें जो आपका टूल होता है, फार्म टूल के रूप में लगाया जाता है। इससे हम आसानी से लॉन्गिट्यूडनल फीड देकर आपका
टेपर टर्निंग कर लेते हैं। अब टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड के द्वारा टेपर टर्निंग करना जानेंगे। आगे ये जो आपका टेल स्टॉक सेट ओवर होता है मेथड, इसमें आपका टेल स्टॉक के द्वारा वर्कपीस को उसके एक्सिस के थोड़ा सा टेपर बांधा जाता है। बाकी इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल फीड देकर इसको टेपर टर्निंग ऑपरेशन किया जाता है, जो कि आपके सामने दिखाया गया है। इसमें आपका दोनों तरफ लाइव सेंटर और डेड सेंटर लगा हुआ है और बीच में आपका वर्क पीस है। तो ये आपका टेपर टर्निंग किया जा रहा है। इसमें आपका हम बता दें, आपका क्वेश्चन जनरली पूछता है जो टेपर किया जाता है वो कितने कोर पे किया गया है उसको पूछता है। जो आपका टेपर टर्निंग होता है उसको हम एक फार्मूला के द्वारा निकालते हैं। जो ये आपका टेपर टर्निंग किया जाता है इसको हम कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये 3D डायग्राम के माध्यम से। इसमें आपका जो कंपाउंड रेस्ट है उसको एक बोल्ट की सहायता से ढीला करके उसको टेपर कर फिर उसको बोल्ट को टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद ये आपका देख रहे हैं इसको वर्क पीस पर डेट अप कर देकर लॉन्गिट्यूडनल फीड दिया जा रहा है। ये आपका इसी को हम टेपर टर्निंग बोलते हैं। तो हम मैं आशा करता हूँ आप सभी टर्निंग को जान गए होंगे, साधारण टर्निंग, स्टेप टर्निंग या टेपर टर्निंग सभी में। टेपर टर्निंग जो है उसको हम उसमें पूछता है आपका जनरली क्वेश्चन कि उसमें कितने कोर पे टेपर किया गया है, तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। इसमें होता है आपका tan अल्फ़ा बराबर D1 माइनस D2 बटा 2L। तो जो आपका tan अल्फ़ा होता है, तो जो अल्फ़ा होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम आपका जो D1 है उसको मान लीजिए बड़ा, जो आपका वर्क पीस है उसके बड़े व्यास को हम D1 मान लेते हैं, और D2 जो है आपका छोटा, उस वर्क पीस का जो सबसे छोटा व्यास है उसको हम D2 मान लेते हैं। उसके बाद आपका बटा 2 पूरी जॉब की लंबाई, जितना टेपर किया गया है उसकी लंबाई। तो इसी फार्मूला के द्वारा आप उसके कोड पे कितने कोड पे टेपर किया गया है इसको निकाल सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं आपका ड्रिलिंग। तो जान लेते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है लेथ मशीन पर। ये जो आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है इसका जो टूल होता है उसको हम टेल स्टॉक पर बांधते हैं। किसी चक के माध्यम से उसको टेल स्टॉक पर बांध देते हैं। इसको जो फीड दी जाती है, ये टेल स्टॉक में एक है वो व्हील लगी होती है, हैंड व्हील लगी होती है, उसके द्वारा हम उसको ऑपरेट करके वर्क पीस में ड्रिल करते हैं। जिसमें आपका ये चक दिखाया गया है, ये वर्क पीस आपका उसमें बांधा गया है, ये ड्रिल टूल है। तो इसके द्वारा हम टेल स्टॉक के द्वारा फीड देकर इसमें ड्रिल करते हैं, जो कि आपके सामने यह दिखाया गया है ड्रिल करते हुए। देखिए ये आपका चिप रिमूव हो रहा है और ये आपका ड्रिलिंग हो गया। तो इसी यह आपका जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लेथ मशीन पर ड्रिलिंग। थोड़ा सा हम बोरिंग ऑपरेशन को भी जान लेते हैं। बोरिंग ऑपरेशन लेथ मशीन पर कैसे किया जाता है इसको हम 3D डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये जो आपका बोरिंग ऑपरेशन होता है यह पहले से बने हुए होल को, उसके व्यास को बड़ा करता है। तो इसमें भी आपका जो टेल स्टॉक पे टूल बांधा जाता है, ड्रिलिंग टूल, उसके जगह बोरिंग टूल को बांध दिया जाता है, और हैंड व्हील टेल स्टॉक पर लगे हैंड व्हील की सहायता से ऑपरेट करके इसमें बोरिंग किया जाता है। तो यह पूरी प्रोसेस को ही हम बोरिंग ऑपरेशन बोल सकते हैं लेथ मशीन पर। ये आपका वर्क पीस दिखाया गया है, ये बोरिंग टूल है आपका, जो कि पहले से बने हुए होल को बड़ा कर रहा है। ये देखिए आपको बोरिंग समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं जो आपका 7वां नंबर है रीमिंग, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, तब उसके बाद हम ग्रूविंग या नेकिंग या फिर लर्निंग को जानेंगे। जो रीमिंग ऑपरेशन होता है इसमें भी आपका जो ड्रिलिंग टूल लगा होता है टेल स्टॉक में, उसके जगह रीमिंग टूल को लगाकर उसको रीमिंग कर दिया जाता है, या पहले से बने होल को फिनिश करने के लिए रीमिंग का प्रयोग करते हैं। या इसको भी हम टेल स्टॉक के द्वारा उसके जो हैंड व्हील लगा था उसमें उसके द्वारा फीड देकर इसको आगे प्रोसेस करते हैं। आगे हम ग्रूविंग या नेकिंग को जान लेते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्क पीस पर जो होता है उसमें स्लॉट बनाना, उसके बाहरी ब्यास, मतलब उसके जो ब्यास होता है उस पूरे वर्क पीस पर कहीं कहीं उसमें खाँचा बना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रूविंग या नेकिंग, जो कि आपके सामने दिखाया गया है। इसमें आपका अभी लॉन्गिट्यूडनल फीड, और इसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल और परपेंडिकुलर दोनों फीड दिया जाता है। ये देखिए आपका ग्रूविंग या नेकिंग इसमें ऑपरेशन किया गया है। आगे हम लर्निंग ऑपरेशन को जान लेते हैं। इसमें जो आपका वर्क पीस है, इस लर्निंग ऑपरेशन के द्वारा इसके वर्क पीस में वर्क पीस के बाहरी भाग में थोड़ा सा उभारपन आता है, या फ्रिक्शन को कम करने के लिए बनाया जाता है। इसका जो वर्क पीस का व्यास होता है वो उसके व्यास में वृद्धि हो जाती है। आपका क्वेश्चन इस टाइप से पेपर में पूछ सकता है। ये आपका लर्निंग टूल है, ये आपका वर्क पीस है जो कि मूव कर रहा है, और आगे ये आपका लर्निंग प्रोसेस कर रहा है। इसके द्वारा हम घर्षण को वर्क पीस पे, जैसे कोई स्क्राइबर या हैंडल किसी चीज़ का बनाते हैं तो उस पर हम लर्निंग कर देते हैं, जिससे वो हाथ से हमारे फिसले नहीं। ये देखिए आपका लर्निंग प्रोसेस किया गया है।
इसको हम डायमंड शेप या मैं आशा करता हूँ कि आप लेथ मशीन पे जो ऑपरेशन किए जाते हैं उन सभी ऑपरेशनों को ठीक प्रकार से जान गए होंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोगों का कुछ छूट गया था, उसको हम जान लेते हैं। आपका जो वर्क पीस होता है उसको सपोर्ट के लिए ये तो हम जानते हैं कि टेल स्टैक का प्रयोग किया जाता है, पर अधिक लचीला व लंबा जॉब हो तो उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ जुगाड़ का प्रयोग किया जाता है। उन जुगाड़ को जानते हैं, जो कि आपके सामने दिखाया गया है। ये आपके सामने स्टडी रेस्ट दिखाया गया है। यह आपका स्टडी जो रेस्ट होता है वर्क पीस को सहारा देने के लिए कार्य करता है। इसको हम स्टडी रेस्ट को बेडवे पर बांध देते हैं एक बोल्ट के माध्यम से। उसके पश्चात ये देखिए आपका जो वर्क पीस है, वर्क पीस पर जो इसमें आपका जो स्टडी रेस्ट है उसमें 3 उंगलियां होती हैं बोल सकते हैं। यह बोल्ट के माध्यम से इसको वर्क पीस पर हम सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। इसके द्वारा जिससे हमारा जॉब में कोई त्रुटि नहीं होती। ये आपका फॉलोअर रेस्ट दिखाया गया है। इसमें आपका 2 उंगली के रूप में दिखाया गया है। इसको भी हम वर्क पीस को सहारा देने के लिए कार्य करते हैं। इसमें थोड़ा सा ये अंतर होता है कि इसको हम सैडल पर बांधते हैं। इसको 2 बोल्ट की माध्यम से इसको सैडल बांध देते हैं। सैडल के साथ साथ आगे पीछे मूव करता है। ये देखिए आपके सामने 2 बोल्ट के माध्यम से फिट कर दिया गया। ये वर्क पीस, ये आपका कैरेज पे ये सैडल पे फिट किया गया है। ये बोल्ट के माध्यम से आपका टाइट कर दिया गया, जिससे वर्क पीस को सपोर्ट मिल गया। अब आगे आप उस पर मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारे समझ से लेथ मशीन की सभी आपको नॉलेज हो गई होंगी। बस थोड़ा सा आपका इस लेक्चर में बचा हुआ है, जो टूल होता है वो कैसे वर्क पीस पर कार्य करता है। वह जो टूल होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उसको हम जान लेते हैं, या यह किस किस मटेरियल से बना होता है यह टूल। तो आइए जानते हैं। तो ये टूल के पहले भाग को जान लेते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। ये आपके सामने टूल दिखाया गया है। ये आपका चिप दिखाया गया है वर्क पीस का। ये आपका जो सामने का फेस होता है टूल का, उसको हम टूल फेस बोलते हैं। ये आपका जो चिप निकलता है उसको हम स्निपी सरफेस बोलते हैं। ये आपका राउंड सरफेस है। ये फ्लैंक है। ये क्लियरेंस एंगल है। ये आपका शेयर एंगल है। ये आपका रैक एंगल है। जो टूल का ऊपरी थोड़ा सा पेपर होता है उसको हम रैक एंगल बोलते हैं। तो अब आगे हम इसमें जान लेते हैं इसके कैसे यह कटिंग करता है, इसमें कौन से आपके प्रोसेस होते हैं। तो इसमें आपको दिखाया गया है कोई वर्क पीस है, उसमें टूल फीड दिया गया है तो वो चिप निकल रही है। तो इसको हम पहले तो बोलते हैं, जो लेथ मशीन पर जनरली टूल काट करता है वह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। ये आपका वर्क पीस दिखाया गया, इसी में ये कटिंग एज दिखाया गया है। देखिए ये आपका जो है ये आपका चिप को रिमूव कर रहा है वर्क पीस में ले। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कटिंग टूल के बारे में। जो कटिंग टूल होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो इसको हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बना सकते हैं। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन, कार्बाइड, या फिर इसको हम डायमंड, विभिन्न प्रकार के वो मतलब मटेरियल से इस कटिंग टूल को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई कार्बन स्टील। यह इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.8 से 1.5% कार्बन पाया जाता है, बाकी आयरन होता है। इससे यह कटिंग टूल बनाया जाता है, कटिंग मटेरियल इसमें लगा होता है आपका। और अब आगे बात कर लेते हैं हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील जो बना होता है वह टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट तथा मोलिब्डेनम से बना होता है। इसमें जो परसेंटेज होती है आपका टंगस्टन का 18 होता है, क्रोमियम का 4, वेनेडियम का 1। इसमें कार्बन 0.8% होती है, बाकी सब आयरन होता है। इसकी जो कटिंग स्पीड होती है 1.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि यह जो हाई कार्बन स्टील होता है उसकी कटिंग स्पीड से 2 से 3 गुना अधिक होता है हाई स्पीड स्टील का कटिंग स्पीड। इसमें जो होता है आपका जो हाई स्पीड स्टील है, इसका जो टेम्परेचर या कितने टेम्परेचर तक इसको कटिंग करें तो यह टूल ख़राब ना हो, तो इसको हम 550 डिग्री सेल्सियस से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक जब कटिंग टूल करते हैं, कटिंग प्रोसेस करते हैं, तो कटिंग जो उसका एज होता है वो उतना हीट हो जाए तो फिर भी वह आसानी से वर्क पीस पर कटिंग करता है। इससे अधिक होगा तो वह उसका कटिंग टूल टूटने का डर रहता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं टंगस्टन कार्बाइड का। तो इसमें क्या होता है, कोबाल्ट व टंगस्टन से मिलकर बनाया जाता है। यह जो होता है यह 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो कटिंग पॉइंट होता है वह सहन कर सकता है टेम्परेचर को। इससे अधिक होगा तब यह टूल टूटने का डर रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कटिंग टूल के मटेरियल को भी जान गए होंगे। तो आज हम पूरे लेथ के पार्ट को, उसके ऑपरेशन को, उसके कटिंग टूल सभी को अच्छे से समझ गए हैं। तो आगे हम इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें
लेथ मशीन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।